नमस्कार, जय हिंद प्यारे भाइयों बहनों एवं विद्यार्थियों। चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं कथन और तर्क की। हम लोग कथन तर्क में बातें कर रहे थे और कल की क्लास में, हालांकि पिछली क्लास में हमने आपको ये बताया था, नियम नंबर 7 पर हमारी आपकी बातें हो रही थी। नियम नंबर 7 तक हमारी बातें हुई थी। एक बार पुनः यहाँ से चीजों को फिर से समझते हुए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, नियम हमने आपको कई बताए, 1 से 6 नियम हमने आपको बता दिए। वो नियम कौन कौन से हैं, वो कब सही होगा, कब गलत होगा, वो सारी बातें मैंने आपको बता रखी है। जरा गौर करना मेरे भाई। कह रहा है कि तर्क वर्तमान मानवीय प्रयुक्तियों के विपरीत नहीं होने चाहिए। ऐसे तर्क यानी अप्रबल की श्रेणी में आते हैं। और कथन कह रहा है कि क्या वर्तमान मानवीय प्रवृत्तियां बर्बर एवं हिंसक होती जा रही हैं, बर्बर मार काट लड़ाई झगड़े यानी इस तरीके क्या होती जा रही हैं। तो यहां पर तर्क कह रहा था कि हाँ, मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं है, हाँ मनुष्य को समाज का ज्ञान नहीं है। तो कल मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि ये दोनों बातें हमारे क्या है, अप्रबल की श्रेणी में आएंगे। और आपने यहां पर बता रखा था ये दोनों की दोनों बातें क्या है मेरे भाई, अप्रबल हैं। क्लियर हो रहा है, ये दोनों की दोनों बातें अप्रबल हैं। इसे हम क्या करेंगे, ये दोनों बातें हमारी गलत हो जाएंगी। ठीक उसी प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न है क्या, 7 तक तो हमारी बातें हो चुकी थी। हमने आपको प्रश्न संख्या 7 रिकॉल करा दिया है। अब प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं और 8 को ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि तर्क आदर्श वस्तुनिष्ठ एवं मूल्यांकित होने चाहिए। तर्क क्या होने चाहिए, आदर्श वस्तुनिष्ठ एवं मूल्यांकित होने चाहिए। अब कथन कह रहा है कि क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता आवश्यक है, तो आपका जवाब होगा, हालांकि धर्मनिरपेक्षता इस बारे में तो आपको पता होगा कि ये है क्या, धर्मनिरपेक्षता है क्या। आप सभी लोग जानते होंगे कि धर्मनिरपेक्षता है क्या। क्लियर है, जानते हैं मेरे भाई, सभी लोग जानते हैं। चलिए, कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते, हाथ उठाएं, मतलब कमेंट करें, कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं धर्मनिरपेक्षता। चलिए बताइएगा कितने लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता है मेरे भाई। अनुच्छेद 15 जानते हैं, हमारे डायरेक्टर सर आपको बता रखे होंगे, परिहार सर आपको बता रखे हैं कि धर्मनिरपेक्षता है क्या। किसी भी व्यक्ति यानी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, जात पात भेदभाव यानी किसी रूप में, लिंग वचन बोली भाषा रहन सहन किसी क्षेत्र के आधार पर, यानी कोई भी राज्य कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, इसी को बोला जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता आवश्यक है, और यहाँ पर तर्क कह रहा कि हाँ, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। और दूसरा कह रहा कि हाँ, भारत में सभी धर्मों का समान सम्मान होता है। क्या मेरे भाई ये दोनों बातें सही हैं? आपने कहा कि हाँ, दोनों बातें सही होंगी। दोनों तर्क निकल रहे हैं धर्मनिरपेक्षता से, ये दोनों बातें निकल करके आ रही हैं। ये क्या होगा मेरे भाई, ये दोनों की बातें सही है। तो यहां पर जो हमारा जवाब बनेगा वो बनेगा फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है मेरे भाई, तो प्रबल हैं। क्लियर हो रहा है, प्रबल हैं। क्लियर हो गई बातें। चलिए, और इसी रूप में हम आगे चलते हैं यानी नियम नंबर 9 की तरफ। मेरे भाई मैंने कहा कि ये नियम है और नियम के साथ साथ हम प्रश्नों को भी लेकर के चल रहे हैं ताकि आपके मन में कहीं भी संदेह पैदा ना हो और पूरी तरीके से चैप्टर आपका क्लियर होना चाहिए। और यूपीएसआई की बात करें ना मेरे भाई, तो यूपीएसआई में यहां से जो टॉपिक का प्रश्न बनता है, इस टॉपिक का एक प्रश्न बनता है, या तो एक के साथ कभी दो अगर बनाएगा तो यहां से चाहे कथन पूर्ण धारणा में चाहे कथन कार्यवाही में कटौती कर देगा प्रश्नों की। हालांकि ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, ना हो रहा है। यहां से एक प्रश्न आपके बनने हैं, एक प्रश्न का मतलब है 2.5 नंबर ये आपके तय हैं, ये कहीं नहीं जाने हैं। और ऐसे ही प्रश्न आपके सामने निकल करके आएंगे। क्लियर हो रहा है। चले आगे चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, देखता हूं अगला प्रश्न क्या है। अब यहां पर अगला जो प्रश्न आया हुआ है लास्ट आपका, यानी यहां पर नियम बन रहा है कि तर्क किसी धारणा अथवा घटना पर आधारित नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति अथवा देश इत्यादि से संबंध घटनाओं या विशेषताओं को समन्वीकृत नहीं किया जा सकता है, अतः ऐसे तर्क प्रबल नहीं होते हैं। जरा गौर करना मेरे भाई, एक जगह मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था, क्या हमें सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए। हाँ, महात्मा गांधी का ऐसा विचार था, हाँ, अब्राहम लिंकन का भी ऐसा मानना था। वो मैंने आपको तर्क बताया था, और वो कौन सा तर्क था वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। ये देखिए, यानी उदाहरण नंबर 2 की हम बात करें, प्रश्न संख्या 2 की बात करें, तो वो उसको लेकर के रिलेट करके चीजों को बता रहा हूं, ध्यान से समझना। कह रहा है कि किसी भी यानी किसी एक व्यक्ति अथवा एक देश यानी किसी के एक के बारे में अगर एक बात है तो वहां से हम उस बात को नहीं मानेंगे। और उदाहरण नंबर 2 को उठा करके देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने वहां पर बता रखा है कि दोनों बातें जो है अप्रबल होंगी। किसी एक व्यक्ति की बात है, किसी एक समुदाय की बात होती, किसी राष्ट्र की बात होती, किसी देश की
बात होती जो पूरी तरीके से मानने के लिए तैयार होता तब तो हम मान लेते, जैसे देश में कर देते तो किसी एक पार्टिकुलर देश को नहीं मानेंगे। यानी केवल और केवल सिंगल एक को हमें मान करके नहीं चलना है, हमें क्या चलना होगा, हमें सभी सामूहिक रूप से सामाजिक दृष्टिकोण से बातों को मान करके चलना होगा। तो यहां से जरा पढ़िएगा मेरे भाई, कह रहा है किसी तर्क किसी उदाहरण अथवा घटना पर आधारित नहीं होने चाहिए, किसी एक व्यक्ति अथवा देश इत्यादि से संबंध घटनाएं या विशेषताओं को समन्वीकृत नहीं किया जा सकता है, अतः ऐसे तर्क प्रबल नहीं होते हैं, अप्रबल होंगे। अब जरा सा देखो यहां पर कह क्या रहा है तर्क क्या कह रहा है, जरा गौर से ध्यान से बातों को सीखो मेरे भाई। तर्क कह रहा है, कथन कह रहा है कि क्या इस वर्ष भारतीय टीम विश्व कप फाइनल मैच जीतेगी, क्या इस वर्ष भारतीय टीम विश्व कप फाइनल मैच जीतेगी। और तर्क कह रहा है कि हाँ भारतीय टीम पिछली बार भी विश्व कप मैच, एक बार रिपीट करता हूं फिर से, हाँ भारतीय टीम पिछली बार भी विश्व कप फाइनल मैच जीतेगी, यानी जीती थी या जीतेगी। ये जरूरी थोड़ी ना है कि अगर पिछली बार जीती है तो इस बार भी जीत जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और जरा दूसरे पर बात करें तो हाँ भारत के पास विराट कोहली जैसे अच्छे खिलाड़ी हैं, हाँ मानता हूं विराट कोहली अच्छे खिलाड़ी हैं, मानता हूं कि अच्छे विस्फोटक बल्लेबाज हैं, लेकिन मेरे भाई अगर ये फाइनल में चले ही नहीं तो क्या होगा, अगर ये चलेंगे ही नहीं तो क्या होगा, और अगर नहीं चले तो क्या हम जीतेंगे, ऐसा होगा नहीं। हो सकता है विराट कोहली ना चले, इनके अलावा और कोई चल जाए प्लेयर, ये हो सकता है कि यानी पूरी टीम आउट हो जाए, हो सकता है कि सबको यानी कि विपक्षी टीम को ये पहले आउट करके खुद स्वतः जीत जाए, यानी किसी ना किसी माध्यम से, यानी ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर जो जवाब बनेगा वो दोनों हमारे क्या बनेंगे, अप्रबल बनेंगे। क्या, क्यों, क्योंकि किसी भी धारणा पर आधारित नहीं होने चाहिए। पिछली बार ये विश्व कप फाइनल मैच जीती थी, क्या इस बार भी जीतेंगे, ऐसा जरूरी नहीं, किसी धारणा पर आधारित नहीं होना चाहिए। केवल पार्टिकुलर एक व्यक्ति की बात आ रही है तो ये भी हमारा जो होगा वो गलत होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, अप्रबल की श्रेणी में आएंगे। किस श्रेणी में आएंगे, अप्रबल की श्रेणी में आएंगे। तो ये रहे मेरे भाई आपके कुछ नियम और प्रश्न, हम यहां से कुछ प्रश्न और आपको कराने चल रहे हैं, ध्यान से समझेगा ताकि आपको प्रश्न को हल करने में मदद मिल सके, आसानी से प्रश्नों को कर सके। ठीक है मेरे भाई, चलें अब यहां से प्रश्नों की आगे शुरुआत करने चल रहा हूं। हालांकि मैंने आपको बताया 1 से लेकर के 9 प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, यानी प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 9 तक मैंने बताया है। आपके सामने 1 से 9 प्रश्न हो चुके हैं, कोई संदेह नहीं है। इन्हीं में हमने आपको नियम भी बताए कि नियम क्या क्या होंगे, कौन कौन से प्रश्न हमारे सही होंगे, प्रबल होंगे, अप्रबल होंगे, गलत होगा, सही होगा, वो सारी बातें मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्नों की तरफ, ध्यान से धैर्य के साथ सीखिएगा। प्रश्न पूरा प्रश्न यहां से कंप्लीट होगा। मेरे भाई प्रश्न संख्या 10 में देखिए क्या कह रहा है, वो 9 था, 9 के बाद हम प्रश्न संख्या 10 पर आए हैं। जरा सा गौर करना मेरे भाई, ध्यान से बातों को सीखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या दे रहा है, आपके सामने है, आप देख सकते हैं, जवाब भी कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिएगा क्या है प्रश्न, पढ़िए, विचार करिए कि हमारा कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहा है कि क्या भारतवर्ष में परिवार नियोजन अनिवार्य कर देना चाहिए, क्या भारतवर्ष में परिवार नियोजन अनिवार्य कर देना चाहिए। फिर कह रहा कि हाँ भारतवर्ष में शोचनीय स्थिति को देखते हुए कोई अन्य विकल्प नहीं है, नहीं भारतवर्ष में अनेक धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, अतः परिवार नियोजन धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध है, धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध है। ये तो पूरी तरीके से गलत हो गया, पूरी तरीके से क्या हो गया, पूरी तरीके से गलत हो गया। नहीं भारतवर्ष में अनेक धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन कह रहा है कि तथा परिवार नियोजन धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध है, ये पूरी तरीके से गलत होगा, कभी भी सही नहीं होगा। लेकिन पहले वाली यानी पहली कंडीशन की बात करें, पहले तर्क की बात करें तो आपका जवाब क्या हो रहा होगा, जरा सा गौर करें, ध्यान से समझे कि पहले का जवाब हम क्या दे सकते हैं। ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से बताना जवाब क्या होगा यहां पर। ध्यान से समझना, ध्यान से बताना क्या होगा मेरे भाई। कह रहा है कि हाँ भारतवर्ष में शोचनीय स्थिति को देखते हुए कोई अन्य विकल्प नहीं। अब ये शोचनीय स्थिति का मतलब क्या है मेरे भाई, कैसी शोचनीय स्थिति, कैसी शोचनीय स्थिति बताइए। हम 2 हमारे 15, हम 2 हमारे 10, ऐसा कुछ, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 1, यानी ये कुछ ना कुछ सोचनीय स्थिति को लेकर के हमारी आपकी बातें हो रही हैं। सोचनीय स्थिति यही तो आप अप्लाई करोगे मेरे भाई, परिवार नियोजन की बातें हैं, इसी तरीके से सोचोगे। कैसी सोचनीय स्थिति, अच्छा सोच रहे हो कि बुरा सोच रहे हो, क्या ये डिपेंड कर रहा है, क्या ये कोई तर्क दे रहा है। आपका जवाब होगा कि नहीं सर ये पूरी तरीके से तर्क नहीं दे रहा है, तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा मेरे भाई ना तो फर्स्ट
ना तो सेकंड के रूप में। ये रहा मेरे भाई आपके सामने जवाब, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। अगर ऑप्शन में ना के रूप में रहा तो ठीक है, नहीं तो आपका जवाब बनेगा फर्स्ट और सेकंड दोनों तर्क अप्रबल की श्रेणी में आएंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है मेरे भाई? क्लियर हो रहा है मेरे भाई पूरी तरीके से? कोई संदेह? चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको सभी को समझ में आ रहा है। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा कवर किया है चीजों को। बस नियम को पढ़ते चले, ध्यान से समझते चले, सारे प्रश्नों का जवाब एक एक करके बैक टू बैक वो सारे प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है, चले अब चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 11 की तरफ। और 11 को देखना है क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से बातों को समझना। 11 आप स्वतः बता सकते हो मेरे भाई, लगाओ तेजी के साथ बता सकते हो कि जवाब क्या होगा। यहां पर कथन कह रहा है कि क्या विश्वविद्यालय स्तर पर पत्राचार्य पाठ्यक्रम भारत में रोक देना चाहिए? हाँ, विश्वविद्यालय में अध्यापक एवं छात्रों की पारस्परिक क्रिया ही व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में सहायक होती है। और दूसरा कह रहा है कि नहीं, बंद करने की मांग को लेकर उस समूह से आती है जिनको कि निर्धनता का ज्ञान नहीं है। ये तो कोई तर्क ही नहीं बन रहा है, ये पूरी तरीके से गलत हो रहा है, स्वतः गलत हो रहा है देख करके। ये तो कोई मतलब निकल ही नहीं रहा। नहीं बंद करने से मांग केवल उस यानी उस केवल समूह से आती है, कोई एक पार्टिकुलर समूह की बात कर रहा है, ये तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम पहले की बात करें, पहले पर विचार किया जा सकता है। जरा विचार करो मेरे भाई क्या होगा। जैसे इसके पहले प्रश्न में आपने विचार किया, इस पे विचार करिए, फिर हमें जवाब बताइए कि क्या आप कर रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं, कौन सा जवाब होगा। यहां पर बेहतरीन तरीके से सोचना होगा मेरे भाई। धैर्य के साथ आराम के साथ सोचिए क्या है यहां पर। पहले चीज तो मतलब समझिए, क्या विश्वविद्यालय स्तर पर पत्राचार कार्यक्रम का मतलब जानते हैं? आप पहले पढ़ा करते थे मेरे भाई, एक कोर्स होता है पत्राचार वाला संस्कृत वाला, वो वाला नहीं। यहां पर इसका जो कहने का मतलब है नैतिक शिक्षा, जानते हैं नैतिक शिक्षा? आप जानते हैं, अगर नर्सरी में पढ़े होंगे तो मेरे भाई कक्षा 5, 6, 7 वगैरह में वहां पर एक सब्जेक्ट चला करता था नैतिक शिक्षा, जो हमें सद्गुण, आचरण, रहन सहन, बोली भाषा, सुबह उठिए माँ बाप का पैर छुइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, इन तरीके की चीजों को आपको बताया जाता था। वो हमारे पत्राचार की बातें थी, वो हमारे आचरण की बातें थी, उन बातों के बारे में यहाँ पर कह रहा है। तो जरा गौर करना मेरे भाई, क्या विश्वविद्यालय स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम भारत में रोक देना चाहिए? हाँ, रोक देना चाहिए। अब देखो कह रहा कि हाँ, विश्वविद्यालय में अध्यापक एवं छात्रों की पारस्परिक क्रिया ही व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में सहायक होती है। इससे कुछ समझ में आ रहा है मेरे भाई? हमारे आपके बीच के जो सद्भावनाएं हैं, जो आप हमसे सीख रहे हैं, ये क्या है? हम आपको गलत तो सिखाएंगे नहीं, हम आपको यही बताएंगे लड़ाई मत करो, झगड़े मत करो, पढ़ाई करो, सिलेक्शन ले लो। ये क्या है? अच्छी ही तो बातें हैं, यही है। तो यानी यहां कहने का मतलब है कि अध्यापक एवं छात्रों की पारस्परिक क्रिया ही व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में सहायक होती है। क्या यह तर्क पूरी तरीके से सही है, गलत है? आपका जवाब होगा कि यह पूरी तरीके से सही है। तो जो आपका जवाब बनेगा मेरे भाई यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, कि यानी कथन नंबर तर्क, यानी तर्क नंबर फर्स्ट यहां से पूरी तरीके से प्रबल है। आपका जो जवाब बना है फर्स्ट प्रबल है और पूरी तरीके से सही है। बोलो मेरे भाई बात समझ में आ रही है? बड़े ही सिंपल तरीके से प्रश्नों को समझा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस तर्क निकालना है, कौन सा तर्क निकल रहा है, कौन सा नहीं निकल रहा है। ठीक है, चलें अब जरा सा देखें जैसे इस प्रश्न को। बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख लीजिएगा, आईएमपी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसा प्रश्न बन भी चुका है, आ भी चुका है और आने की पूर्ण संभावनाएं हैं इन प्रश्नों की, क्योंकि ये बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं और आपको ये कंफ्यूजन भरे लगेंगे कि हम ये वाला सही करें, ये वाला सही करें, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, वो सही हो रहा है। अब कौन सा सही हो रहा है वो आप डिसाइड करो, सोचो, पहले खूब बढ़िया विचार कर लेना, फिर उसके बाद जवाब देना। पहले आप कोशिश करो, क्योंकि कथन तर्क एक ऐसा टॉपिक है मेरे भाई, ये सही होकर के भी गलत हो जाता है, गलत होकर के भी सही आंसर हो जाता है। वो कैसे होगा वो आपको डिसाइड करना है। जरा गौर करो, ध्यान से प्रश्न को सीखो। कह रहा है कि क्या भारत में कृषि क्या लिखा है यार, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए। और कह रहा है कि तर्क कह रहा है कि हाँ, क्योंकि यह पर्यावरण को दूषित करता है तथा परिस्थिति के लिए भी घातक सिद्ध होगा। और अगला कह रहा है कि नहीं, इसके बिना फसल नहीं बच पाएगी, खाद्य उत्पाद की कमी के कारण खाद्य पदार्थों में बहुत कमी हो जाएगी।
आपको दोनों बातें सही दिख रही हैं, दोनों बातें सही दिख रही हैं, लेकिन इन दोनों बातों में तर्क आपको लगाना है कि कौन सा प्रबल है, कौन सा उचित है, क्या तर्क निकल करके आ रहा है। जरा गौर से ध्यान से बातों को सीखो। क्या भारत में कृषि कीटनाशक दवाओं के प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए? कह रहा है कि, और मैंने आपको एक तरीका बताया था। आप जानते हैं कि कथन और तर्क के टॉपिक में, कथन तर्क पे टॉपिक में कथन में सदैव क्या प्रयोग होगा, क्या शब्द का प्रयोग होता है, और तर्क में सदैव क्या प्रयोग होगा, यहां पर हां का प्रयोग होता है, यहां पर नहीं का प्रयोग होगा। यहां पर क्या होगा, नहीं का प्रयोग होगा, या तो यहां पर हां का प्रयोग होगा, या तो यहां पर नहीं का प्रयोग होगा। ये सभी लोग जानते रहे, ध्यान से, ये आपकी पहचान है। कथन तर्क की पहचान क्या है? कथन तर्क की पहचान में आपको मैंने बताया, कथन में सदैव क्या का प्रयोग करेगा, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेगा, और तर्क में सदैव पॉजिटिव और निगेटिव हां नहीं शब्दों का प्रयोग करके आपको जवाब देना होगा। चलिए यहां पर जवाब दीजिएगा, क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ध्यान से बताना होगा क्या होगा। प्रश्न संख्या 12 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है मेरे भाई। आज की क्लास में ये टॉपिक भी कंप्लीट होगा और बेहतरीन तरीके से होगा। क्या जवाब दोगे ये आपको डिसाइड करना है। चलिए, अब कह रहा है कि हाँ, क्योंकि यह पर्यावरण को दूषित करता है तथा परिस्थिति के लिए भी घातक सिद्ध होगा। ये बात तो सही दिख रही है अभी, लेकिन आगे पढ़ा जाए तो नहीं, इसके बिना फसल नहीं बच पाएगी और खाद्य उत्पादन की कमी के कारण खाद्य पदार्थों में बहुत कमी हो जाएगी। अब मेरे भाई ये तर्क तो निकल रहा है ना कि अगर ऐसा करोगे तो ये काम होगा, जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर तर्क की बात करें, अगर हम कीटनाशक दवाओं की यानी अगर हम कीटनाशक दवाएं ना डालें तो हमारी कोई भी फसल बच नहीं पाएगी और कीड़े मकोड़े पूरी तरीके से सफाचट कर देते हैं, पूरी तरीके से खा डालते हैं उसको, यानी कोई भी हम सब्जियां उगा नहीं सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही प्रबल है, ये बहुत ज्यादा प्रबल है, इस पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन एग्जामिनर ने इसको गलत नकार दिया है। देखने में तो सही है, लेकिन एग्जामिनर ने इसको गलत नकारा, इसको सही कर दिया गया है। और जब ये एग्जाम में आया, इसमें विवाद बना, तो विवाद भी खत्म कर दिया गया कि ये उतना तर्क प्रभावी नहीं है जितना ये है। सेकंड, तो यहां पर जो आपके ऑप्शन बनेंगे, ऑप्शन में आप कहीं भी दिखेगा बी ऑप्शन, तो बी टिक कर देना, जहां भी रहेगा। सेकंड, तर्क पूरी तरीके से प्रबल है, यही आपका जवाब होगा। क्लियर है मेरे भाई। अब आपके मन में संदेह नहीं आना चाहिए कि नहीं ए वाला हम मान के रहेंगे, ए वाला हम मानेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम यही सही करेंगे। तो आपके ऊपर जिद है, वो आप चाहे जैसे कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम चाहता है, जो हम चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, तो आप सिलेक्ट होना, तो आपका ये जवाब करना, टिक करना जरूरी। क्लियर है मेरे भाई। तो कुछ चीजें हैं ऐसी जो हमें माननी ही पड़ेंगी कि हमारी सही है, सही है तो सही है। तो यहां पर जो बनेगा वो प्रबल बनेगा, क्या, सेकंड। क्लियर है मेरे भाई। चलें आगे चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, देखता हूं अगला प्रश्न क्या है। अब जरा सा देखो क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 13 अगले को देखिए। कह रहा है कि क्या केंद्र में मिलीजुली सरकार में कई राजनीतिक पार्टियों पर रोक नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है कि हाँ, यही रोक नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, सॉरी, रोक नहीं होनी चाहिए, रोक होनी चाहिए, रोक होनी चाहिए। ये यहां पर जो निगेटिव बात आई है, नहीं, इसको काट दीजिएगा, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा, चलो हटा दिया। चले ध्यान से फिर से समझें। क्या केंद्र में मिलीजुली सरकार में कई राजनीतिक पार्टियों पर रोक होनी चाहिए। हाँ, यही एक तरीका है जिससे मिलीजुली सरकार स्थिर रह सकेंगे। नहीं, क्योंकि यह संसदीय प्रजातंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। क्या मेरे भाई, ये कौन सी बातें आप समझ रहे हैं, क्या कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 को ध्यान से समझें, फिर उसके बाद जवाब दें कि ये दोनों सही है या गलत है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना अच्छा सोच सकते हैं। मेरे भाई कह रहा है कि क्या केंद्र में मिलीजुली सरकार में कई राजनीतिक पार्टियों पर रोक होनी चाहिए। हाँ, यही एक तरीका है जिससे मिलीजुली सरकार स्थिर रह सकेगी। ये बात तो पूरी तरीके से सही है। यानी मिलीजुली सरकार नहीं रहेगी, यानी नहीं रहेगी तो क्या होगा, वहां पर यानी स्थिरता बनी रहेगी। और उसी तरीके से कह रहा है कि नहीं, क्योंकि यह संसदीय प्रजातंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। यह भी पूरी तरीके से सत्य है, यह संसदीय प्रजातंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। यहां भी दोनों की बातें सही है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ई ऑप्शन बनेगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रबल हैं। क्या है मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा कि दोनों क्या है, प्रबल है। क्लियर है, दोनों की दोनों बातें प्रबल हैं। टिक कर रहा हूं सही, तो दोनों सही है। ठीक है, ध्यान रखना। आप आंसर भी नीचे लिखते रहिएगा, फर्स्ट सेकंड दोनों प्रबल हैं, ऐसे लिखते चले जाइएगा। कहीं से भी कभी भी उठा कर देखेंगे तो वो चीजें कंप्लीट होंगी। उम्मीद करता हूं कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी।
चलिए इसी रूप में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। गंभीर बीमारी का पता लगाने के लिए क्या विवाह से पहले विवाह करने वाले दोनों व्यक्तियों के पैथोलॉजिकल परीक्षण अनिवार्य किए जाने चाहिए? ये तो आपके जीवन की बातें हैं, जरा गौर से ध्यान से समझिएगा। यहां पर अभी आप हालांकि सिलेक्शन के बाद ही शादी विवाह करेंगे आप सभी लोग, तो सिलेक्शन के बाद करेंगे तो इसके लिए बहुत आवश्यक है। पढ़ लीजिए पूरी बातों को। गंभीर बीमारी का पता लगाने के लिए क्या विवाह से पहले विवाह करने वाले दोनों व्यक्तियों के पैथोलॉजिकल परीक्षण अनिवार्य किए जाने चाहिए? और यहां पर तर्क कह रहा है, तर्क क्या कह रहा है जरा गौर से ध्यान से सीखना। तर्क यहां पर कह रहा है, क्या कह रहा है? तर्क कह रहा है कि हाँ, इससे घातक बीमारियों का फैलाव बहुत कम होगा, नहीं किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को पैथोलॉजिकल परीक्षण के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं है और यह निर्णय पूर्णतः व्यक्ति पर छोड़ दिया जाना चाहिए। कथन दिया है तो तर्क भी दिया है, कथन पढ़ेंगे तो तर्क निकलेगा। कैसा तर्क है क्या नहीं है, वो सारी बातें यहां पर निकल करके आ रही है। मैंने बताया किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति की बात होती है, किसी एक व्यक्ति की बात होती है, वो बात सदैव गलत हो जाती है। बताया है ये बात, बोला है ये बात। किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति की बात आती है तो वो बात गलत होगी। हम पहले को छोड़ करके पहले दूसरे पर विचार करते हैं। कह रहा है कि नहीं किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को पैथोलॉजिकल परीक्षण के लिए मजबूर करना अधिकार नहीं है, अतः यह पूर्णतः निर्णय व्यक्ति पर छोड़ दिया जाना चाहिए। एक व्यक्ति पर डिसीजन गलत हो जाएगा और गलत भी है, ये वैसे भी गलत है, वैसे भी गलत है। और यहां पर जांच करना उचित है मेरे भाई। जांच करना उचित क्यों है? क्योंकि आप जिससे विवाह करते हैं, जिसके साथ रहेंगे आप, उसके बारे में जानना है। कहीं ऐसा तो नहीं है यानी कि ऐसी कोई घातक बीमारियां हैं, एक परिवार पहले से परेशान है, आपकी शादी होते मान आपका भी परिवार परेशान हो जाए। क्या ऐसा करना उचित है? ये गलत होगा, ऐसा करना उचित नहीं है। और कह रहा है पहला, हाँ इससे घातक बीमारियों का फैलाव बहुत कम होगा। ये बात पूरी तरीके से तर्क संगत है और आपका जो जवाब बनेगा वो ए बनेगा, बी पूरी तरीके से गलत होगा। क्लियर है? इस पे ज्यादा बात ना करके आगे चलता हूं। जो बताया उसको रट लीजिएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। और रटने की जरूरत क्या है, समझ में भी आ गया होगा। चलिए ध्यान दें, यहां पर कह रहा है कथन, क्या देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी भाषा का पेपर अनिवार्य होना चाहिए? क्या देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी भाषा का पेपर अनिवार्य होना चाहिए? तर्क कह रहा है कि नहीं, देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी भाषा पढ़ाने के लिए अर्हता प्राप्त शिक्षक नहीं है, नहीं छोटे बच्चों को इतनी कम उम्र में विदेशी भाषा पढ़ने का भार नहीं डालना चाहिए। क्या है मेरे भाई जवाब? दो, सोच समझ करके जवाब देना। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, क्या होगा? बढ़िया प्रश्न है। मेरे भाई कह रहा है क्या देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी भाषा का पेपर अनिवार्य कर देना चाहिए? कथन है। अब जरा सा तर्क कह रहा है कि नहीं, देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी भाषा पढ़ाने का अर्हता प्राप्त शिक्षक नहीं, तो पूरी तरीके से गलत है। ये पूरी तरीके से गलत है। अब तो शिक्षक आसानी से मिल रहे हैं, अब नहीं, अंग्रेजी के शिक्षक आसानी से प्राप्त हो जा रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है, प्राप्त हो जा रहे हैं। यहां पर कह रहा है कि नहीं प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा मिल नहीं रहे टीचर, ये तो पूरी तरीके से गलत है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, छोटे बच्चों को इतनी कम उम्र में विदेशी भाषा पढ़ने का भार नहीं डालना चाहिए, ये भी पूरी तरीके से अप्रबल है। क्लियर है? होना चाहिए, अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। तो यहां पर जो बनेगा आपका, दोनों के दोनों क्या बनेंगे? अप्रबल बनेंगे। दोनों के दोनों क्या बनेंगे मेरे भाई? अप्रबल बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहां से पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहा है। क्लियर है? चलें, उम्मीद करता हूं कि यह भी बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी और हमें लगता है कि आप सभी लोग आसानी से प्रश्नों को समझ भी रहे, कर भी रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर 16 में कह रहा है क्या चुनाव के समय उठने वाली अफवाहों पर रोक देनी चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए? अब कह रहा है कि हाँ, अधिकांश जनता समझदार नहीं है, अतः वह अफवाहों से प्रभावित हो जाती है और उन्हीं के बहकावे में वोट डाल देती है। हाँ, ऐसी अफवाह विश्वसनीय नहीं होती हैं, अतः सही चुनाव के लिए उन पर रोक लगानी चाहिए। ये बात तो पूरी तरीके से तर्कसंगत दिखाई दे रही, लेकिन पहले पर विचार करिए क्या कह रहा है। हाँ, अधिकांश जनता समझदार नहीं, अतः वह अफवाहों से प्रभावित हो जाती है और उन्हीं के बहकावे में वोट डाल देती है। ये 100% सत्य है, ये 100% सत्य है। अभी आप जानते हैं कि चुनाव चल रहे हैं, पंचायत राज का चुनाव चल रहा है, ग्राम पंचायतों का चुनाव हो रहा है,
यानी कि तमाम तरह के पद के लिए हो रहा है, तमाम तरह के आप जानते हैं कौन कौन से पद हैं। अब वहां पर देखा जाए तो इनके बारे में क्या कहा जाए, जनता समझदार होकर के बेवकूफ बन जाती है तो वो नासमझ ही कहे जाएंगे मेरे भाई। उन्हें सही और गलत की परख नहीं हो पाती है, किसी के बारे में गलत अफवाह उड़ा दी जाती है, किसी के बारे में गलत बातें बोल दी जाती है तो पूरे मार्केट में, पूरे यानी कि समाज में वो पूरी तरीके से फैल जाती है। यानी ऐसी अफवाहों से हमें बचना चाहिए। जैसे गौर करो, कह रहा कि हाँ अधिकांश जनता समझदार नहीं है अथवा अफवाहों से प्रभावित हो जाती है और उन्हीं के बहकावे में वोट डाल देती है। क्या होगा मेरे भाई, आप तो यहां पर बखूबी समझ रहे होंगे ये पूरी तरीके से सही है और ऐसी चीजें हो रही हैं। और कह रहा है कि हाँ ऐसी अफवाहें विश्वसनीय नहीं होती हैं, अतः सही चुनाव के लिए उन पर रोक लगानी चाहिए। यह भी बात पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो क्या होगा मेरे भाई, आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई बनेगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों यहां पर क्या होंगे, प्रबल होंगे, सत्य होंगे, ठोस होंगे, निहित होंगे, सन्निहित होंगे। जो भी बातें आपके ऑप्शन में रहे उसको आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूं कि यह भी बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। प्रश्न संख्या 16 का जवाब आपका यह रहा। 16 के बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 17 की तरफ, और 17 को देखते हैं क्या कह रहा है। ऐसे पढ़ते चले, सारे प्रश्नों का जवाब आता रहेगा। इसको बाकायदा अपनी कॉपी में नोट बना लीजिएगा, नोट के रूप में नियम लिख लीजिएगा, एक एक प्रश्नों को लिख लीजिएगा। इतना समय दे देता हूं कि आप आसानी से नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपका एक प्रश्न यहां से बनना अनिवार्य है और 2.5 नंबर ये दे करके जाएगा, कभी ले करके नहीं जाएगा। ठीक है, मात्र 1-1.5 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास में आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर सकते हैं और 2.5 नंबर भी ले सकते हैं। आइए, कह रहा है, कथन कह रहा है कि 1985 से पहले के रजिस्टर्ड वाहनों को सड़क पर चलने से रोक लगानी चाहिए। 1985 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों को सड़क पर चलने से रोक लगानी चाहिए। तर्क कह रहा है कि नहीं, वे वाहन जो 20 वर्ष पुराने हैं उनको सड़क पर चलने की और अनुमति देनी चाहिए। हाँ, इसको रोकने से प्रदूषण का स्तर गिरेगा, जैसा कि नए मॉडल से संभव नहीं है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझें। बड़ा अच्छा प्रश्न है और जवाब भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्या होगा, यहां पर आसानी से लगाया जा सकता है जवाब। मेरे भाई सीधा सा मतलब निकल कर क्या आ रहा है, सीधी सी बातें यहां पर समझ में आ रही हैं। वो बातें क्या है, कह रहा है कि 1985 से पहले के रजिस्टर्ड वाहनों को सड़क पर चलने से रोक लगानी चाहिए। क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं पहले के वाहन है धुआं दे दे करके चला करते हैं। सीधी सी बात है, आप जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई संदेह नहीं, आप जानते हैं स्वतः। तो ये क्या है, इसको मना कर रहा है। ये क्या होगा, आपका जवाब होगा कि हाँ सर ये गलत होगा। नहीं, वे वाहन जो 20 वर्ष पुराने उनको और तो अनुमति देने चलने चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत हो जाएगा। हाँ, इसको रोकने से प्रदूषण का स्तर गिरेगा, जैसा कि नए मॉडल से संभव नहीं है। इसको रोकने से प्रदूषण गिरेगा, यानी कहने का मतलब है पुराने वाहन है, देख लीजिए धक्का प्लेट है, चल रहे हैं, धक्का दिए जा रहे हैं, धुआं फेंके जा रहे हैं, यानी शीशे के साथ साथ यानी तमाम तरह की समस्याएं पैदा कर रहे हैं, पर्यावरण दूषित किए जा रहे हैं। लेकिन नए मॉडल के साथ ऐसा संभव नहीं है। नए मॉडल के जो अधिक तकनीकी के रूप में जो आपके साधन आ चुके हैं, चाहे बाइक्स हो चाहे 4 व्हीलर हो, जो भी हैं वो इतने सुपर हो चुके हैं कि वहां से प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, ज्यादा वाहन हो गए अलग की बातें हैं, लेकिन प्रदूषण का स्तर उससे कम है, पिछले की अपेक्षा तो कम ही है। तो ये क्या होगा, ये तर्कपूर्ण है, ये पूरी तरीके से सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका कंप्लीट हो रहा है, यानी तर्क नंबर सेकंड आपका कंप्लीट है। क्लियर है मेरे भाई, और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 आपके सामने आ चुका है। आप स्वतः लगाएं और जवाब दें क्या होगा, ये खुद से कोशिश करें, फिर उसके बाद हम बताते हैं। चलने दो, चलिए कोशिश करिए, देखिए क्या होता है, कौन सा जवाब आता है। बहुत सारे प्रश्न आपके सामने हैं, इन सभी प्रश्नों पर हमारी आपकी चर्चाएं हो रही हैं, ध्यान से समझते चलें, वो सारी बातें आपको निकल करके आ जाएंगी। मेरे भाई कह रहा है कि क्या सभी थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट 10 वर्ष की अवधि में बंद करने चाहिए। तर्क कह रहा है हाँ, जरा गौर करना, क्या सभी थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट 10 वर्ष की अवधि में बंद कर देने चाहिए। कह रहा है कि हाँ, ये थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट वातावरण को प्रदूषित करते हैं, अतः धीरे धीरे बंद कर देने चाहिए। नहीं, भारत के पास ऐसा अन्य साधन नहीं है जो आवश्यकता के अनुसार बिजली की कमी को पूरा कर सके, अतः इन्हें भविष्य में भी इसी प्रकार चालू रखना चाहिए। क्या मेरे भाई उचित है, क्या अनुचित है, तर्क क्या बन रहा है, उन सभी पर विचार करें, जवाब दें क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, दे सकते हैं जवाब।
अच्छा प्रश्न है, देंगे जवाब तो अच्छा लगेगा हमें भी। देखता हूं क्या जवाब देते हैं मेरे भाई। सीधा सीधा कह रहा है, क्या सभी थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट 10 वर्ष की अवधि में बंद कर देने चाहिए? हाँ, ये थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट वातावरण प्रदूषित करते हैं, धीरे धीरे बंद करना चाहिए। ये बात पूरी तरीके से सही है, इन्हें धीरे धीरे बंद करना चाहिए, यानी कुछ नई सुविधाएं आए तो इसको धीरे धीरे बंद कर देना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि नहीं, भारत के पास ऐसे अन्य साधन नहीं है जो आवश्यकता के अनुसार बिजली की कमी को पूरा कर सके, अतः इन्हें भविष्य में भी इसी तरीके से चालू रखना चाहिए। ये मेरे भाई बात सत्य है या असत्य है? जरा गौर करना, कथन को पढ़ना, फिर जा करके जवाब देना। क्या सभी थर्मल पावर जनरेशन 10 वर्ष के अवधि में बंद कर देने चाहिए? कह रहा है कि नहीं, भारत के पास ऐसे अन्य साधन नहीं है। ये बात तो सही है, भारत के पास ऐसे अन्य साधन नहीं है जो आवश्यकता के अनुसार बिजली की कमी को पूरा कर सके, अतः इन्हें भविष्य में इसी प्रकार से चालू रखना चाहिए। इन्हें चालू रखना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे इनको बंद करने की, यानी ये बात तो ये भी सही है और इसे चालू भी रखना है, ये भी बात सही, क्योंकि हमारे पास ऐसे और कोई ऐसी चीजें नहीं है, नई तकनीकी नहीं है जिसके कारण कि हम इसको बंद करके वहां से बिजली उत्पन्न कर सके। ठीक है, तो ये चालू रखना ही पड़ेगा। अब तो यहां पर क्या बनेगा, ये भी आपको सही मानना पड़ेगा। लग तो गलत रहा होगा लेकिन ये सही मानना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ई बनेगा, और ये भी आपका जो जवाब होगा वो पूरी तरीके से सही होगा। क्लियर है मेरे भाई? कहीं किसी प्रश्न में डाउट होगा तो कमेंट कर देना, देख भी लेंगे। चलें आगे चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, देखता हूं अगला प्रश्न क्या है। अच्छा प्रश्न है, कथन है, क्या जो दहेज लेते हैं तथा दहेज के विरुद्ध कानून का उल्लंघन करते हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए? हाँ, जो कानून को भंग करते हैं उन्हें दंड मिलना चाहिए। नहीं, दहेज प्रथा, दूसरा है नहीं, दहेज प्रथा अति प्राचीन काल से चली आ रही है। अरे अति प्राचीन काल से चली आ रही है, क्या करेंगे? क्या दंड ही नहीं देंगे? क्या फिर दहेज ही लेते रहेंगे? ये तो गलत हो जाएगा। हाँ, जो कानून को भंग करते हैं उन्हें दंड मिलना चाहिए, ये पूरी तरीके से सही है। ये पूरी तरीके से आपका जवाब सही है। सेकंड कह रहा है कि नहीं, दहेज प्रथा अति प्राचीन काल से चली आ रही है। तो दहेज प्रथा अति प्राचीन काल से चली आ रही है, क्या करोगे? दहेज ही लोगे? ये बात पूरी तरीके से गलत है। तो जो आपका ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्लियर हो रहा है? चलें, उम्मीद करता हूं कि यह भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी रूप में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखें, कह रहा है कि क्या उच्च शिक्षा सिर्फ कुछ योग्य छात्रों के लिए ही आरक्षित रहनी चाहिए? क्या उच्च शिक्षा सिर्फ कुछ योग्य छात्रों के लिए ही आरक्षित होनी चाहिए? नहीं, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। हाँ, इससे उच्च शिक्षा में बर्बादी से बचत होगी। चलो, बहुत अच्छी बात है, देखता हूं क्या करते हैं। नहीं, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, ये तो सीधा सीधा गलत आ रहा है, इसमें क्या करना है? 20 नंबर में तो पहला तो पूरी तरीके से गलत आ रहा है, इसमें तो विचार ही करने लायक नहीं। नहीं, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, ऐसा कैसे होगा? ये तो गलत होगा। लेकिन अगर हम सेकंड की बात करें, हाँ, इससे उच्च शिक्षा में बर्बादी से बचत होगी, तो सोचो मेरे भाई ये क्या होगा? सही होगा, गलत होगा? क्या डिसीजन निकालते हो वो स्वतः आप कोशिश करो, निकल जाएगा जवाब आपका। मेरे भाई विचार करो, तब हम बताएंगे अब आगे। बहुत बताया, बहुत कुछ कराया, 20 प्रश्न हो गए आपके सामने और आपको अब जवाब तो देना होगा। उदाहरण बताया, उदाहरण के साथ साथ यानी 9 नियम बताए, नियम के साथ हम प्रश्न कराते चले। उसके बाद हम लगातार कंटिन्यू आपके सामने प्रश्न पे प्रश्न, बैक टू बैक प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं और सबका जवाब भी मिल रहा है आपको। लगाओ क्या होगा, सेकंड क्या होगा, जवाब बताओ, कमेंट करो, तब जा करके बताऊंगा। सीधी सी बात है मेरे भाई, सीधा सीधा मतलब दे रहा है। हाँ, इससे उच्च शिक्षा में बर्बादी से बचत होगी। हाँ, इससे उच्च शिक्षा में बर्बादी से बचत होगी। ये क्या बात सही है कि गलत है? ये सही है। हाँ, इससे उच्च शिक्षा में बर्बादी से बचत होगी। कहने का मतलब है मेरे भाई, उच्च शिक्षा की तैयारी करने जाते हैं, पैसे लगते हैं। पैसे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? लगते हैं ना। उसका मतलब यही है मेरे भाई कि उच्च शिक्षा में बर्बादी नहीं होनी चाहिए। उच्च शिक्षा में सिर्फ कुछ योग्य छात्रों को आरक्षित होना चाहिए। जो योग्य हैं वही जाएं पढ़ने ना, जो योग्य नहीं है जबरदस्ती का पैसा लेकर के घर से जाकर के डुबा करके चले आते हैं, क्या वो उचित है? क्या ये योग्य बातें हैं? ये बेकार की बातें हैं। वही कह रहा है कि हाँ, इससे उच्च शिक्षा में बर्बादी से बचत होगी। उच्च शिक्षा में क्या होगी? बर्बादी से बचत होगी। जो योग्य होंगे वही जाएंगे, जो अयोग्य हैं वो नहीं जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो इस रूप में आपका प्रश्न संख्या 20 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में बनेगा और यही आपका जवाब सही होगा। क्लियर है मेरे भाई? उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलता हूं, प्रश्न संख्या 21 की तरफ चलता हूं। प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है, जरा गौर से ध्यान से बातों को सीखें। क्या भारत द्वारा पाकिस्तान को कश्मीर दिया जाना चाहिए? अब कह रहा है कि नहीं, कश्मीर एक सुंदर राज्य है, वह भारत के लिए काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। हाँ, इससे झगड़ा समाप्त करने में सहायता मिलेगी। ये तो सरासर गलत है। कोई यहाँ का एक छोटा सा बच्चा अगर कह दो वो अगर ऐसा कर जाए तो गलत हो जाएगा।
नहीं होगा। नहीं, कश्मीर एक सुंदर राज्य है, वह भारत के लिए काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, ये पूरी तरीके से सही है। तो जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन और पूरी रूप में सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी यहां पर भी। चले आगे चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। छोटे छोटे प्रश्न है, आपके एग्जाम के आए प्रश्न है, यही सब प्रश्न आपके बनते हैं। क्या यूनिवर्सिटी में छात्र यूनियन समाप्त कर देना चाहिए? हाँ, इससे छात्र अपने भविष्य के विकास की ओर ध्यान देंगे। नहीं, सभी महान नेता छात्र यूनियन के नेता रहते हैं। नहीं, सभी महान नेता छात्र यूनियन के नेता रहते हैं, यह पूरी तरीके से गलत होगा। हाँ, इससे छात्र अपने भविष्य के विकास की ओर ध्यान देंगे। अब जरा सा बताओ क्या ये सही है या गलत है? विचार करो, तेजी के साथ विचार करो, विचार करके देखो क्या निकल करके आता है, क्या ये जवाब अच्छा है या गलत है। अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए क्या होगा। कह रहा है कि हाँ, इससे छात्र अपने भविष्य के विकास की ओर ध्यान देंगे। ये बताओ मेरे भाई, अगर ये इसको समाप्त कर दिया जाए, जो यूनिवर्सिटी वगैरह में इलेक्शन होते हैं, जो वहां पर चुनाव होते हैं, जो वहां पर छात्र नेता वगैरह बनते हैं, अगर वो बंद कर दिया जाए तो अपने किसकी तरफ, यानी कि कह रहा है कि अपने विकास, अपने भविष्य की ओर क्या करेंगे, ध्यान देने लगेंगे। अरे वो भी तो भविष्य है, देश का नेता भी एक भविष्य जिम्मेदार नागरिक होता है, भविष्य ही होता है। अब हालांकि ऐसे यहाँ पर ये तो बात तो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि कह रहा है कि हाँ, इससे छात्र अपने भविष्य के विकास की ओर ध्यान देगा। अगर बंद कर दिया ध्यान देगा, नहीं ध्यान नहीं देगा, ये कैसा तर्क है? बंद कर दिया ध्यान दिया, बंद नहीं किया ध्यान नहीं देगा, ये तो सीधा सीधा गलत है मेरे भाई। तो यहाँ पर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों जो है अप्रबल की श्रेणी में आएंगे, अप्रबल होंगे। क्लियर है मेरे भाई? उम्मीद करता हूं कि ये भी बात आपको समझ में आ गई हो। जैसे प्रश्न संख्या 23 को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्या भारत को मिलिट्री फोर्स नहीं रखनी चाहिए? नहीं, विश्व के अन्य देश अहिंसा पर विश्वास नहीं रखते हैं। हाँ, अनेक भारतीय अहिंसा पर विश्वास रखते हैं। क्या करोगे, क्या जवाब दोगे आप, क्या कर सकते हो यहाँ पर? ऐसी कौन सी बातें हैं? तो मेरे भाई दोनों बातें गलत है। नहीं, विश्व के अन्य देश अहिंसा पर विश्वास नहीं रखते हैं, इससे क्या मतलब है? रखे ना रखे, लेकिन कह रहा है क्या भारत में मिलिट्री फोर्स नहीं रखनी चाहिए, तो गलत हो रहा है। अन्य देश रखने तो क्या मतलब है? कह रहा है कि हाँ, अनेक भारतीय अहिंसा पर विश्वास, अगर अन्य भारतीय यानी अहिंसा पर विश्वास रखते हैं, मिलिट्री फोर्स नहीं रखनी चाहिए। रखनी चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए है, किसी अन्य की सुरक्षा के लिए नहीं। तो दोनों बातें गलत है, यहां पर भी ऑप्शन डी के रूप में बनेगा और यही आपका जवाब होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि यह भी बात समझ में आ गई होगी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्या भारत को ओलंपिक के आयोजन भारत में कराने के लिए प्रयास करना चाहिए? क्या भारत को ओलंपिक के आयोजन भारत के कराने के लिए प्रयास करना चाहिए? हाँ, इससे भारतीयों के खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी। नहीं, इससे भारत का अनावश्यक खर्च बढ़ेगा। बताओ क्या होगा? अनावश्यक खर्च बढ़ेगा, क्या होगा यहाँ पर बताना होगा। ये तो सीधा सीधा गलत आ रहा है, ये खर्च बढ़ेगा। अरे खर्च बढ़ेगा तो इनकम भी होगी। यहां पर अगर खेल होता है तो इनकम भी होती है, खर्च के साथ साथ इनकम भी है, ये गलत है। ठीक है, हाँ, इससे भारतीयों के खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी। मेरे भाई आप बताओ, ये अगर ओलंपिक खेल हम भारत में कराएंगे तभी रुचि बढ़ेगी, अन्यथा नहीं बढ़ेगी? ये तो सीधा सीधा गलत है। मतलब हम यहाँ कराएंगे तो हमारे अंदर रुचि आ जाएगी, हम खेलने कूदने लगेंगे, अगर यहाँ नहीं कराएंगे तो कोई रुचि नहीं होगी। ये तो सीधा सीधा गलत आ रहा है ना, इसमें ज्यादा बात करने की आवश्यकता ही क्या है? दोनों की दोनों बातें गलत होंगी। यहाँ पर ये दोनों बातें क्या है, गलत है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि ये भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इस रूप में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है, क्या प्राकृतिक आपदा से मरने वाले लोगों के लिए पूर्णतः प्रशासन जिम्मेदार होता है? हाँ, क्योंकि आपदा से बचाव के लिए प्रशासन के पास सभी संसाधन होते हैं और उन्हें उचित रूप में प्रयोग न कर पाना प्रशासन की लापरवाही होगी। दूसरा कह रहा है कि नहीं, प्राकृतिक आपदा के लिए पूर्ण रूप से किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। बताओ क्या होगा मेरे भाई? 25 नंबर प्रश्न का जवाब आपको देना होगा। अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। क्या होगा यहाँ पर? सीधा मतलब निकल रहा है मेरे भाई, हाँ, क्योंकि आपदा से बचाव के लिए प्रशासन के पास सभी संसाधन होते हैं और उन्हें उचित रूप से उपयोग न कर पाना प्रशासन की लापरवाही होगी। ऐसा कोई तर्क नहीं बना। भूकंप आ गया प्रशासन क्या करेगा? भूकंप आ जाए प्रशासन क्या करेगा? तूफान आ जाए प्रशासन क्या करेगा? तो ये क्या होगा? आपका जवाब होगा कि ये गलत होगा। लेकिन सेकंड की बात करें, नहीं, प्राकृतिक आपदा के लिए पूर्ण रूप से किसी को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता है, ये प्रबल है। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा। सेकंड यहाँ पर तर्क जो है पूरी तरीके से प्रबल है।
क्लियर है मेरे भाई? उम्मीद करता हूं कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर ये बात समझ में आई है तो आगे इस रूप में अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न देखिए और जवाब दीजिए क्या होगा। कह रहा है कि हाँ, क्या यूरोप के शरणार्थियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा देनी चाहिए? हाँ क्यों नहीं? अब मैंने बताया कि मेरे भाई हाँ क्यों नहीं, कह रहा है कि हाँ क्यों नहीं, नहीं ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या होगा बताओ, ऐसा क्या होगा? यहां पर दोनों बातें क्या होंगी, सही होंगी गलत होंगी, पहला सही दूसरा गलत, जो भी होगा आप सोच समझ करके जवाब दें तो आपको हम जवाब बताएं। मेरे भाई दोनों बातें यहां पर गलत है। मैंने आपको बता रखा है नियम कि अगर कहीं भी शब्द मिल जाए हाँ क्यों नहीं, यानी हाँ क्यों नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा तुरंत कर देना चाहिए, देर किस बात की, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो बगैर विचार किए आप इसको गलत काट देना। ऑप्शन नंबर डी आपका बन जाएगा कि यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों अप्रबल की श्रेणी में आएंगे। क्लियर हो रहा है? उम्मीद करता हूं कि दोनों बातें आपको समझ में आई। प्रश्न संख्या 26 आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसी रूप में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न आया है मेरे भाई, प्रश्न संख्या 27 आपके सामने है। चलिए फटाफट आप अपने कमेंट करें, जवाब लगाएं, क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, देखता हूं क्या बताते हैं आप सभी लोग। आ गया जवाब सभी का? चलिए बहुत अच्छी बात है। कह रहा है मेरे भाई, कथन पढ़िए, तर्क पढ़िए, जवाब दीजिए। क्या सरकार को 50 वर्ष से ऊपर के संतोषजनक कार्य न करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्त कर देना चाहिए? अब कह रहा है कि नहीं, उन्हें एक और मौका देना चाहिए ताकि वे अपने कार्य में सुधार कर सके। हाँ, क्योंकि सरकारी कर्मचारी समय के साथ कामचोर बन जाते हैं। ये तो गलत है। ये क्या है? ये गलत है मेरे भाई। लेकिन पहले पर विचार करिए, पहला आप क्या कर पा रहे हैं? पहले पर तो कोई ना कोई बात निकल करके आ रही होगी, क्या कर पा रहे हैं? हाँ मेरे भाई बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल जबरदस्त आपने जवाब बताया कि पहला पूरी तरीके से सही होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है अगर वो 50 वर्ष से अधिक हो गए, नहीं, उन्हें एक और मौका देना चाहिए ताकि वे अपने कार्य में सुधार कर सकें। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें सुधार करने का मौका मिलना चाहिए। तो ये तर्क जो है प्रबल है, ये अप्रबल नहीं है। तो जो आपके ऑप्शन बनेंगे वो बनेगा ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। समझ में आ रही मेरे भाई? चलिए, अगर समझ में आ रही है तो चलिए आपको हम 2-3 प्रश्न और दे रहे हैं, आप उसको होमवर्क के रूप में समझ लीजिएगा, आप अपने जवाब को कर लीजिएगा। ठीक है, जवाब कर लीजिएगा, इसके आंसर क्या बनेंगे उसको भी देख लिया जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि देखो, क्या भारत में लोकसभा व विधानसभा का चुनाव एक साथ आयोजित किया जाना चाहिए? तर्क देखिए दिया है 1, 2, 3 और आगे देखा जाए तो 4। ये 4 तर्क दिए हैं, जरा गौर करना मेरे भाई, पूरी बातें एक साथ नहीं आ पा रही हैं। इसको हम पहले कथन दिखा देते हैं। ये लीजिए, ये दिख रहा है। अब ये चारों बातें आपको दिख रही होंगी। ठीक है, ये लीजिए, ये चारों बातें दिख रही हैं और यहां पर जो चारों बातें हैं ये आपका कथन है। ये क्या है? ये आपका कथन है। बहुत ध्यान से समझना, ये कथन है और ये आपका तर्क है। तर्क नंबर फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा क्या आंसर होगा। 1, 2, 3, 4, 5 में कौन सा सही है कौन सा गलत है, उन चीजों पर आप विचार कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जिसको कर लीजिएगा, करके आप जवाब कमेंट कर दीजिएगा। जिसे जो कर देगा उसको हम सही जवाब भी बता देंगे, जो नहीं करेगा नहीं बताऊंगा, सीधी सी बात है। आप लगाइएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जो नहीं लिखा है लिख सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है, आपके सामने छोड़ रखा है। मेरे भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथ ही साथ मैं अगर जो भी विद्यार्थी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी आप सारा कुछ जानते हो यार, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बस आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको कल आपकी क्लास में पुनः इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद।